ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आरंभिक जीवन उनका जन्म 14 फरवरी AD 1483 को फोरगाना में हुआ था। वह फरगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा पुत्र था, जो अब्बू सैद मिर्जा और मीरन शाह के पोते, जो स्वयं तैमूर का पुत्र था और उसकी पत्नी कुसलुग निगार खानम यूनुस खान की बेटी थी। मोगुलिस्तान और तुगलक तैमूर के पोते ऐसेन बुक्का प्रथम के बेटे, जो चंगताई खान के महान पोते थे, चंगेज खान के दूसरे जन्मे बेटे थे। वह दो मध्य एशियाई योद्धाओं तैमूर, अपने पिता की ओर से तुर्की नायक और अपनी मां की तरफ से महान मंगोल नायक चेंगेज खान के वंशज थे। उनका परिवार तुर्की जाति के चगताई खंड से संबंधित था, लेकिन उन्हें आमतौर पर मुगल के रूप में जाना जाता था। राजकुमार फरगना ट्रांसोक्सियाना, अब तुर्किस्तान का हिस्सा, में एक छोटा सा राज्य था। फरगना के लिए लगातार खतरा बना हुआ था। 1494 में उनके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और 11 साल की छोटी उम्र में बाबर फरगना में उत्तराधिकारी हो गया। यह वास्तव में उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि तैमूरिद राजकुमार एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। उसने भी अपने चाचा से समरकंद को जीतने के लिए बोली लगाई। उन्होंने शहर को 2 बार जीता, लेकिन कुछ ही समय में इसे दोनों ही मौकों पर हार गए। 1504 में बाबर बर्फीले हिंदू कुश पहाड़ों को पार करने और काबुल में शेष अरघुनियों से काबुल पर कब्जा करने में सक्षम था, जिन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। इस कदम के साथ उन्होंने एक नया राज्य प्राप्त किया और अपनी किस्मत को फिर से स्थापित किया और 1526 तक इसके शासक बने रहे। 1505 में अपने नए पर्वतीय राज्य द्वारा कम राजस्व के कारण बाबर ने भारत में अपना पहला अभियान शुरू किया। भारत मध्य एशिया के अन्य पूर्व आक्रमणकारियों की तरह बाबर इसकी शानदार संपत्ति के बल पर भारत की ओर आकर्षित हुआ। भारत सोने और धन की भूमि था। बाबर के पूर्वज तैमूर ने न केवल एक विशाल खजाने और कई कुशल कारीगरों को ले गया था, बल्कि पंजाब के कुछ क्षेत्रों को भी कब्जा किया था। ये क्षेत्र कई पीढ़ियों तक तैमूर के उत्तराधिकारियों के कब्जे में रहे। जब बाबर ने अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की, तो उसे लगा कि उसके पास इन क्षेत्रों पर एक वैध अधिकार है। बाबर ने बादशाह, कंधार और काबुल पर शासन किया, जो सेना की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आय नहीं देता था। वास्तव में सेनाओं और प्रशासन को नियंत्रित करने पर खर्च आय से अधिक था। समरकंद की अपनी तीसरी हार के बाद बाबर ने 1519 में पाकिस्तान में चिनाब नदी तक पहुंचने वाले अभियान की शुरुआत करते हुए उत्तर भारत की विजय पर पूरा ध्यान दिया। बाबर ने 1524 में पंजाब के लाहौर के लिए शुरुआत की, लेकिन पाया कि दौलत खान लोदी को इब्राहिम लोदी द्वारा भेजे गए बलों द्वारा बाहर खदेड़ दिया गया था। बाबर ने 1519 और 1525 के बीच भारत में 5 अभियान चलाए थे। 1524 में बाबर ने भारत के खिलाफ चौथा अभियान किया। दौलत खान लोदी की पहल पर पंजाब के राज्यपाल, जो अपने चाचा आलम खान के पक्ष में इब्राहिम लोदी को सिंहासन से हटाना चाहते थे, बाबर ने यह अवसर लिया और भारत चला गया। इब्राहिम ने दौलत खान को हराया और पंजाब से निष्कासित कर दिया, जब तक बाबर को एहसास हुआ और उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। दौलत खान ने दीपलपुर पर कब्जा करने के लिए बाबर की मदद की, जो आलम खान को दिया गया था। तब लाहौर और सियालकोट में एक छोटी टुकड़ी रखने के बाद बाबर काबुल के लिए रवाना हुआ। बाबर के जाने के बाद दौलत खान लोदी पहाड़ियों से वापस आया और सुल्तानपुर, सियालकोट और दीपालपुर पर विजय प्राप्त की। बाबर ने 1525 में अपना 5वां अभियान बनाया और दौलत खान और उनके बेटे दिलवर खान को हराया, जिन्होंने अपने दुराचार के लिए माफी मांगी। अब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया। अपनी किस्मत को परखने के लिए दोनों सेनाएं पानीपत चली गईं। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के बल का अनुमान 100.000 पुरुषों और 1000 हाथियों पर था। यद्यपि उनका बल एक विशाल था, लेकिन युद्ध करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश युद्ध की पूर्व संध्या पर जल्दबाजी में भर्ती किए गए थे। लेकिन लोदी की सेना की तुलना में बाबर की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे अच्छी तरह प्रशिक्षित और सुसज्जित थे। अप्रैल 1526 में बाबर सरहिंद और अंबाला के रास्ते पानीपत पहुंचा। दोनों सेनाओं के बीच मुख्य अंतर ताकत नहीं, बल्कि तकनीक का था। इस दृष्टि से बाबर लाभप्रद स्थिति में था। वह 21 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंचा और वहां इब्राहिम लोदी की संख्यात्मक रूप से
लगभग 100,000 सैनिकों और 100 हाथियों की श्रेष्ठ सेना से सामना हुआ। अगले दिन शुरू हुई लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना को घेरने वाली तुलुगमा की रणनीति का इस्तेमाल किया और युद्ध के हाथियों को डराने के साथ साथ सीधे तोपखाने की आग का सामना करने पर मजबूर किया। इब्राहिम लोदी की लड़ाई के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकार लोदी वंश का अंत हो गया। खानवा की लड़ाई पानीपत की जीत के बाद बाबर ने तुरंत अपने बेटे हुमायूं को आगरा और मेहदी ख्वाजा और अन्य लोगों को दिल्ली भेजा ताकि दिल्ली और किले के खजाने की कमान संभाली जा सके। 27 अप्रैल 1526 को बाबर के नाम पर दिल्ली में खुतबा पढ़ा गया और नागरिकों ने उसका बहुत स्वागत किया। दिल्ली और आगरा पर कब्जे के बाद बाबर ने भारत में रहने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वह जानता था कि अकेले भारत में संसाधन उसे एक मजबूत साम्राज्य बनाने और उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम करेंगे। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 को बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जिसे वे भारत में एक विदेशी शासक मानते थे, और दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके राजपूत प्रदेशों का विस्तार करना चाहते थे। बाबर के अनुसार सांगा की सेनाएं 200,000 से अधिक थीं, जिनमें 10,000 अफगान घुड़सवार सेना शामिल थी। बाबर ने केंद्र में अपने सैनिकों को एक आक्रमण शुरू करने का आदेश दिया, जिसने सांगा की सेना की रीढ़ को तोड़ दिया और राणा सांगा की हार के साथ खानवा की लड़ाई को समाप्त कर दिया। बाबर ने गारी या पवित्र युद्ध में विजयी की उपाधि धारण की। उन्होंने 1528 में राजपूत के मुकाबले में चंदेर की लड़ाई भी जीती। 1529 में घाघरा की लड़ाई में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह की संयुक्त सेना को हराया। यह शायद उनके जीवन की आखिरी लड़ाई थी। आगरा में 1530 में 47 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई और उसके सबसे बड़े पुत्र हुमायूं ने उत्तराधिकार प्राप्त किया। उन्हें पहले आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उनके शव को काबुल ले जाया गया। तुर्क में उनकी कविताओं का संग्रह दीवान को सर्वश्रेष्ठ समकालीन काव्य रचनाओं में शुमार करता है। उन्होंने फारसी में भी कविताओं की रचना की और पग की एक शैली का आविष्कार किया। उन्होंने खूजा उबैदुल्ला द्वारा लिखित रिसाला ए वालिदिया का तुर्की में भी अनुवाद किया। 4. उन्होंने मुनवय्यिन नामक मसनवीस का एक संग्रह लिखा, जो मुस्लिम कानून पर एक ग्रंथ है। उन्होंने खत-ए बाबरी नामक एक और ग्रंथ भी नए अंदाज में लिखा। बाबर के एक रिश्तेदार और एक समकालीन लेखक मिर्जा हैदर दागलता ने लिखा था। केवल मीर अली शेरबेग तुर्क के लेखन में उनसे आगे थे, इसलिए बाबर को कानूनी तौर पर एक विद्वान राजा माना जाता है।